जय हिंद साथियों। शुरुआत करते हैं 5 फरवरी 2025 के डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस की। चर्चा करेंगे भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 की, जिसको आयोजित किया गया था 17 जनवरी से 22 जनवरी 2025 के बीच में। उसकी कुछ डिटेल्स सामने आई हैं, तो हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या वहाँ पे की प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं, कौन ऑर्गेनाइज किया था भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो को, कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, किसने इनॉग्रेट किया था और क्या इवेंट की पूरी थीम रही है। ये सारी जानकारी हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले आपको याद रखना है इनॉग्रेट कब किया गया था भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 को। तो इसका इनॉग्रेशन हुआ था 17 जनवरी 2025 को, और इसका अनावरण किया था, इसका इनॉग्रेशन किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। ठीक है। इवेंट का ड्यूरेशन क्या था? तो 17 जनवरी से 22 जनवरी 2025 तक भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2020 को ऑर्गेनाइज किया गया था, आयोजित किया गया था। इसकी वेन्यू लोकेशंस देख लेते हैं। तो ये 3 जगहों पे ऑर्गेनाइज किया गया था। पहले तो भारत मंडपम नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था। उसके बाद यश भूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर द्वारका नई दिल्ली में होस्ट किया गया था। फिर इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में ये आयोजित किया गया था। तो ये 3 जगहों पे, या यूं कहें 2 जगहों पे, एक बार नई दिल्ली में, 2 बार नई दिल्ली में और एक बार उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 को आयोजित किया गया था। इवेंट की थीम हर बार बहुत ज़रूरी होती है, तो इस बार भी बहुत ज़रूरी होगी। आपसे डायरेक्टली थीम भी पूछी जा सकती है। थीम क्या है इस बार की? बियॉन्ड बाउंड्रीज को क्रिएटिंग फ्यूचर ऑटोमोटिव वैल्यू चेन। बियॉन्ड बाउंड्रीज को क्रिएटिंग फ्यूचर ऑटोमोटिव वैल्यू चेन, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, बियॉन्ड बाउंड्रीज को क्रिएटिंग फ्यूचर ऑटोमोटिव वैल्यू चेन। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो ये इंडिया का लार्जेस्ट मोबिलिटी एक्सपो है। मोबिलिटी एक्सपो का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे ऑटोमोबाइल्स की एक शोकेसिंग होती है, इसको कहते हैं मोबिलिटी एक्सपो। और दुनिया का ये सेकेंड लार्जेस्ट ऑटोमोटिव एक्सपो है। ठीक है। इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था? तो इसको एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया ने, जिसको ईईपीसी कहते हैं, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था विद जॉइंट सपोर्ट फ्रॉम इंडस्ट्री बॉडीज लाइक SIAM, ACMA और ISA। ठीक है। तो ये इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल इंडिया ने इसको होस्ट किया था, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 को। यहाँ पे की प्रोडक्ट्स क्या क्या लॉन्च हुए हैं तो देख लेते हैं। तो वाइव मोबिलिटी का वाइव इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लॉन्च किया गया है, जो कि इंडिया का पहला सोलर पावर्ड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल होगा। ठीक है। तो वाइव मोबिलिटी का वाइव EVA, ये क्या है? ये इंडिया का पहला सोलर पावर्ड इलेक्ट्रिकल व्हीकल है। फिर एक मोबिलिटी ने लॉन्च किया है एक कोच, एक कोच EKA कोच। ये इंडिया का पहला फुली स्टेनलेस स्टील लग्जरी इलेक्ट्रिक बस है। तो ये इलेक्ट्रिक बस है EKA कोच। फिर BMW ने लॉन्च किया है BMW X1 लॉन्ग व्हील बेस ऑल इलेक्ट्रिक, विच इज फर्स्ट एवर मेड इन इंडिया EV। तो ये पहली मेड इन इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है BMW की तरफ से। फिर JSW के MJ मोटर ने लॉन्च किया है MJ मैजिस्टर, जो कि इंडिया की पहली D+ सेगमेंट SUV होगी। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और TVS ने लॉन्च किया है TVS किंग EV मैक्स, जो कि इंडिया की पहली ब्लूटूथ कनेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक 3 व्हीलर होगी। ठीक है, ब्लूटूथ से इसका कनेक्शन होगा इलेक्ट्रॉनिक 3 व्हीलर का। तो ये इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स लॉन्च किए गए थे भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में, जिसका आयोजन किया गया था 17 जनवरी से 22 जनवरी 2025 के बीच में, जिसका उद्घाटन किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, जिसको आयोजित किया गया था न्यू दिल्ली और ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में। जिसकी थीम थी बियॉन्ड बाउंड्रीज को क्रिएटिंग फ्यूचर ऑटोमोटिव वैल्यू चेन। EEPC की बात कर लें, जो ऑर्गेनाइजर रहे हैं भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 के, तो इसके चेयरमैन हैं अरुण कुमार गरोटिया जी। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1955 में। इसको स्पॉन्सर किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा। तो यहाँ पे हमने सारी चर्चा कर ली भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 के बारे में। चर्चा करेंगे इंटरनेशनल अफेयर्स की। तो माली, बुर्किना फासो और नाइजर, जो कि 3 वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज हैं, इन्होंने ऑफिशियली विड्रॉ किया है इकोवास से। ठीक है, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इकोवास क्या होता है। तो यहाँ पे आप बॉटम पे देखिए, इकोवास के बारे में जानकारी लिखी हुई है। इसका फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स। ठीक है, इकोनॉमिक कम्युनिटी है, ये कैसी कम्युनिटी है? एक आर्थिक समुदाय है वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स का। याद रखिएगा, वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स का ये एक आर्थिक समुदाय है, इकोनॉमिक कम्युनिटी है। कब ये एस्टैब्लिश किया गया था? तो ये 28 में 1975 को ट्रीटी ऑफ लागोस के अंदर इसको एस्टैब्लिश किया गया था, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्टर्न अफ्रीकन स्टेट्स। इसका पर्पस क्या है? नाम से समझ में आ रहा है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को एनहांस करना, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को प्रमोट करना अमंग वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स।
तो ये काम करता है इकोवास का। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? तो नाइजीरिया की कैपिटल अबूजा में इसका हेडक्वार्टर्स है इकोवास का। इसके प्रेसिडेंट है इस समय ओमार तोरे, ठीक है। और फरवरी 2025 तक इसमें 12 मेंबर्स रह गए हैं। पहले 15 मेंबर्स होते थे, लेकिन 3 वेस्ट अफ्रीकन नेशंस दैट इज माली, बुर्किना फासो और नाइजर ने ऑफिशियली विड्रॉ करने के बाद अब 12 मेंबर्स बचे हैं इकोवास के, ठीक है। तो पहले हम आपको दिखा देते हैं मैप में, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। तो ये आप देख रहे हैं, ये पूरा जो ग्रीन कलर का एरिया है ये इकोवास का एरिया है, ठीक है। ये पूरा क्या है? इकोवास का एरिया है, ध्यान दीजिएगा। ये वेस्ट अफ्रीका में आप देख सकते हैं, ये पूरा अफ्रीका का मैप है और ये वेस्टर्न पार्ट है, ठीक है। ये पूरा एक वेस्टर्न पार्ट है जो आप देख रहे हैं। ये पूरा जो एरिया है ये इकोवास का एरिया है, ठीक है। इकोवास का एरिया है। इसमें ये जो 3 कंट्रीज हैं इन्होंने विड्रॉ कर लिया है इकोवास से, नाइजर, माली और बुर्किना फासो। बाकी ये कंट्रीज जो है वो है नाइजीरिया, बेनिन, टोगो, घना, आइवरी कोस्ट, लाइबेरिया, साइरालियोन, गिनी, सेनेगल, गैम्बिया और गिनी बिसाऊ। तो ये जो कंट्रीज हैं ये अभी भी इसका पार्ट है और ये टोटल कंट्रीज हैं 12, ठीक है। ये टोटल कंट्रीज हैं 12। पहले ये 15 कंट्रीज होती थी, लेकिन ये 13th, 14th और ये 15th, ये 3 कंट्रीज को अब क्या कर दिया गया, इन्होंने ऑफिशियली विड्रॉ कर लिया है यहाँ से। तो अब 12 कंट्रीज बचती हैं। तो ये पूरा एक मैप हो गया आपके सामने। ये वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स का एक इकोनॉमिक कम्युनिटी है, ठीक। अब हमने आपको बताया कि ये वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स की एक इकोनॉमिक कम्युनिटी है, जिसमें पहले 15 मेंबर हुआ करते थे। अब कितने मेंबर बचे हैं? अब सिर्फ 12 मेंबर बचे हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। कौन कौन से वो मेंबर्स है देख लेते हैं। तो इकोवास है 12 मेंबर्स। कौन कौन से? बेनिन, केप वर्डे, कोट डे आइवरी या आइवरी कोस्ट, द गैम्बिया, घाना, गिनी बिसाऊ, लाइबेरिया, नाइजीरिया, सेनेगल, सायरा लियोन और टोगो, ठीक है। ये सारे हम लोग ने मैप में भी पॉइंट आउट किया है ये सारे मेंबर्स को। तो ये चर्चा हो गई इकोवास की, जो कि इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स है। अब चर्चा कर लेते हैं करंट अफेयर्स की कि किन किन कंट्रीज ने इससे विड्रॉ किया है। तो 3 कंट्रीज हैं, माली, बुर्किना फासो और नाइजर, ठीक है। याद रखिएगा, माली, बुर्किना फासो और नाइजर ने ऑफिशियली विड्रॉ किया है इकोवास से जनवरी 2025 में, ठीक है। द स्प्लिट फॉलोड देयर रिजेक्शन ऑफ इकोवास डिमांड टू रिस्टोर सिविलियन रूल। अब इन्होंने क्यों विड्रॉ किया है? क्योंकि तीनों ही कंट्रीज में क्या हुआ था? मिलिट्री कू हुआ था। मिलिट्री क्यू क्या होता है? तख्ता पलट हुआ था, आर्मी के द्वारा तख्ता पलट हो गया था, जिसके बाद से आर्मी रूल था। लेकिन इकोवास ने ये कहा, इकोनॉमिक कम्युनिटी ने ये कहा वेस्टर्न अफ्रीकन स्टेट्स ने, कि आप रिस्टोर करें सिविलियन रूल और आर्मी रूल को, मिलिट्री रूल को हटा दें। तो इनकी ये जो इकोवास की जो एक रिक्वेस्ट थी, ये इन 3 कंट्रीज ने क्या किया? रिजेक्ट कर दिया और इन्होंने कहा कि हम सिविलियन रूल नहीं लाएंगे, हमारे यहाँ आर्मी ही रूल रहेगा। तो इसके बाद से इनको क्या कर दिया? इसके बाद से इन्होंने इसको विड्रॉ कर लिया है। लीडर ऑफ दीज कंट्रीज क्रिटिसाइज इकोवास क्लेमिंग इट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रांस, देयर फॉर्मर कॉलोनियल रूलर, ठीक है। तो इन्होंने, इनका क्या कहना है, जो भी कंट्री ने विड्रॉ किया है 3 कंट्रीज ने, इनका ये कहना है कि इकोवास जो है फॉरेन इन्फ्लुएंस्ड एंटिटी होता जा रहा है, जिसकी वजह से ये विड्रॉ करेंगे, ठीक है। इकोवास का उस समय क्या रिस्पांस था? उस समय ये कहा गया कि जो बाकी के 12 मेंबर्स हैं वो रिकॉग्नाइज करें पासपोर्ट्स माली, बुर्किना फासो और नाइजर के, ठीक है। अभी इमीडिएट सस्पेंशन नहीं करना है, उनके पासपोर्ट्स को रिकॉग्नाइज करना है और साथ ही साथ ट्रेड रिलेशंस को भी कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो स्प्लिट का बैकग्राउंड क्या हुआ? यहाँ पे जुलाई 2023 में जो है नाइजर के प्रेसिडेंट मोहम्मद बजूम को आउस्ट कर दिया गया, निकाल दिया गया। इनके आगे क्या हुआ? इनकी जो सत्ता थी इनको पलट दिया गया और मिलिट्री का रूल ओवर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से नाइजर, माली और बुर्किना फासो ऑफिशियली लेफ्ट इकोवास इन जनवरी 2024। तो इन्होंने जनवरी 2024 में ही विड्रॉ कर लिया था और अब फरवरी 2025 में ये ऑफिशियल हो गया कि ये लोग अब बाहर हो गए हैं इस ग्रुप से, ठीक है। अब ये तीनों कंट्रीज निकल के एक नया ग्रुप बनाती हैं जिसका नाम है अलायंस ऑफ साहेल स्टेट्स, ठीक है। अलायंस ऑफ साहेल स्टेट्स, ये बात याद रखिएगा, ये क्या नाम है? अलायंस ऑफ साहेल स्टेट्स। आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा कि अलायंस ऑफ साहेल स्टेट्स में कौन कौन सी कंट्रीज हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कौन कौन सी कंट्रीज हैं। इसमें है माली, इसमें है बुर्किना फासो और इसमें है नाइजर। तो ये 3 कंट्रीज ने मिलकर अलायंस ऑफ साहेल स्टेट्स फॉर्म किया था सितंबर 2024 में टू एनहांस सिक्योरिटी कोऑपरेशन, ठीक है। दीज नेशंस आर अंडर मिलिट्री रूल आफ्टर एक्सपीरियंसिंग रीसेंट कूस। तो ये हमने आपको बताया कि तख्ता का पलट होने के बाद आर्मी का रूल है, जिसकी वजह से क्या है, इन्होंने इकोवास से विड्रॉ कर लिया है। इकोवास के बारे में हमने सारी जानकारी ले ली। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ।
चाइना ने डिक्लेयर किया है कि एंटी ट्रस्ट इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाएगी गूगल के खिलाफ। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि चाइना ने इनिशिएट किया है एंटी ट्रस्ट इन्वेस्टिगेशन इनटू गूगल, फोकसिंग ऑन पोटेंशियल वायलेशंस ऑफ चाइनाज एंटी मोनोपोली लॉ। तो अभी आपने देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप जी आए हैं, जब से राष्ट्रपति बने हैं, तो तब से क्या हुआ है, उन्होंने मेक्सिको, कनाडा और चाइना पे क्या किए हैं, सैंक्शन, ट्रेड टैरिफ लगा दिए हैं। ट्रेड टैरिफ लगाने के बाद अब चाइना ने रिटेलिएट किया है और चाइना ने क्या किया है, इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है गूगल की एंटी मोनोपोली लॉ के खिलाफ। ठीक है, एंटी मोनोपोली लॉ के लिए, एंटी मोनोपोली लॉ के अंतर्गत गूगल की जितने भी पोटेंशियल वायलेशंस हैं उनको क्या किया जाएगा, इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। तो ये बात आपको याद रखनी है, डायरेक्टली आपसे यही पूछा जाएगा कि गूगल के खिलाफ एंटी ट्रस्ट इन्वेस्टिगेशन किस कंट्री ने शुरू किया है। तो ये आपको याद रखना है, चाइना ने ये शुरू किया है। ठीक है, टाइमिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये हमने आपको बताया, लॉर्ड shortly after US imposed new tariffs on Chinese products, escalating trade war। ठीक है, तो US, जैसे ही US ने चाइनीज प्रोडक्ट्स के ऊपर नए टैरिफ्स लगाए, वैसे ही चाइना ने रिटेलिएट करके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है गूगल पे। इससे अधिक इसके बारे में जानकारी लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर चर्चा करते हैं हम रासमस पालुदान की। रासमस पालुदान कौन है, तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कुरान को जला दिया है, जिससे ग्लोबल टेंशंस बढ़ गई हैं। अब रासमस पालुदान कौन है, तो रासमस पालुदान जो है ये डेनमार्क के पॉलिटिशियन है, डैनिश पॉलिटिशियन है। ये क्या हुआ है, ये टर्किश एम्बेसी के सामने इन्होंने होली कुरान को जला दिया गया है कोपनहेगन में। ठीक है, टर्किश एम्बेसी कोपनहेगन में जो लोकेटेड है, डेनमार्क की कैपिटल कोपनहेगन है, वहां पे टर्किश एम्बेसी के सामने इन्होंने होली कुरान को जला दिया है। ठीक है, ऑन February 1, 2025। और ये क्या, इससे क्या हुआ, दिस एक्ट स्पार्क ग्लोबल अटेंशन एंड डिबेट्स ओवर फ्री स्पीच, रिलीजियस सेंसिटिविटीज एंड हेट स्पीच। ठीक है, तो अब एक तरीके की डिबेट उत्पन्न हो गई है कि क्या कितनी फ्री स्पीच देनी चाहिए, या कितना ही लोगों को रिलीजियसली सेंसिटिव होना चाहिए, हेट स्पीच कितनी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ों को लेकर डिबेट उत्पन्न हो गई है। पालुदान ने क्लेम किया है कि इन्होंने ट्रिब्यूट दिया है सलमान मोमिका को। सलमान मोमिका कौन है, ये इराकी रेफ्यूजी थी जो कि क्रिटिकल थी इस्लाम के, और जिनकी हत्या कर दी गई थी जनवरी 30, 2025 को। ठीक है, तो जनवरी 30, 2025 को सलमान मोमिका, जो कि बहुत ही स्टॉन्च क्रिटिक थे इस्लाम के, इन्होंने क्या किया था, इनको मार दिया गया था। ठीक है, इनको मार दिया गया था, तो इनको ट्रिब्यूट देने के लिए क्या किया गया है, रासमस पालुदान ने, जो कि डैनिश पॉलिटिशियन है, इन्होंने टर्किश एम्बेसी के सामने कोपनहेगन में होली कुरान को आग लगा दी है, बर्न कर दिया गया है। ठीक है, तो बस आपको इतना ही देखना है कि रासमस पालुदान कौन है और इन्होंने क्या क्लेम किया है, इन्होंने किसको ट्रिब्यूट दी है। तो सलमान मोमिका को दी है, जो कि इराकी रेफ्यूजी हैं एंड हु हैज बीन अ स्टॉन्च क्रिटिक ऑफ इस्लाम। ठीक है, तो ये आप हल्का सा याद रखिएगा। स्टेट न्यूज की चर्चा करते हैं। तो महाराष्ट्र में इंडिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश की जाएगी। ठीक है, तो महाराष्ट्र राज्य में इंडिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश की जाएगी। इसका फोकस होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च पे, इनोवेशन पे और स्किल डेवलपमेंट में। साथ ही साथ यूनिवर्सिटी एम करेगी कि वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी स्टैब्लिश कर दी जाए। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रमोट किया जाएगा, महाराष्ट्र को प्रमोट किया जाएगा एज लीडिंग हब फॉर टेक्नोलॉजी एंड AI ड्रिवन इनोवेशन। इसके लिए एक टास्क फोर्स का फॉर्मेशन हुआ है, और टास्क फोर्स को लीड कौन करेगा, चेयर कौन करेगा, तो पराग जैन नैनोटिया है, पराग जैन नैनोटिया, जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में। ये इस टास्क फोर्स को लीड करेंगे, जो कि प्लान करेंगे कि कैसे इंडिया की पहली AI यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में स्टैब्लिश की जाए और क्या क्या रिलेटेड इंप्लीमेंटेशन होंगे, वो सारा ओवरसी जो करेंगे ये पराग जैन नैनोटिया जी करेंगे, जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में। ठीक है, और साथ ही साथ और लोग भी होंगे जो कि एकेडमिया, इंडस्ट्री और गवर्नमेंट का हिस्सा होंगे और टास्क फोर्स का पार्ट होंगे। टास्क फोर्स क्या करेगा, प्लान और इंप्लीमेंट करेगा इंडिया की पहली आर्टिफिशियल यूनिवर्सिटी को। ठीक है, और ये कहाँ पे सेटअप की जाएगी, ये महाराष्ट्र में सेटअप की जाएगी। चर्चा करते हैं गुजरात के गुनेरी विलेज की। तो गुजरात का गुनेरी विलेज जो है पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बन गया है। ठीक है, गुजरात का बना है ये। आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइए, इंडिया का पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट किस राज्य में आया था, भारत के किस राज्य में स्टैब्लिश किया गया था, रिकॉग्नाइज किया गया था बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। तो यहाँ पे हम बताएंगे कि गुजरात का गुनेरी विलेज जो है, इसको कैसे बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट का टैग मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लोकेशन क्या है, गुनेरी विलेज कौन से जिले में आता है, तो ये कच्छ जिले में आता है गुजरात के, और ये गुजरात का पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज
विलेज साइट है। ठीक है, यूनिक फीचर क्या है, तो ये इनलैंड मैंग्रोव इकोसिस्टम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इनलैंड मैंग्रोव इकोसिस्टम है, और ये है वन ऑफ द लास्ट रिमेनिंग इनलैंड मैंग्रोव्स इन इंडिया। ठीक है, इनलैंड मैंग्रोव्स, जो इनलैंड मैंग्रोव्स हैं, जो वो मैंग्रोव्स जो कि सराउंडेड है लैंड से, ऐसे बहुत ही कम मैंग्रोव्स बचे हैं इंडिया में, और उनमें से एक है गुजरात के गुनेरी विलेज में, जो कि इनलैंड मैंग्रोव है, फाउंड इन ओनली 8 लोकेशंस वर्ल्ड वाइड। तो ऐसे जो इनलैंड मैंग्रोव्स होते हैं ये पूरी दुनिया में सिर्फ 8 जगहों पे मिलते हैं, जिसमें से एक जगह है गुजरात का गुनेरी विलेज, जो कि कच्छ जिले में आता है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ठीक है, जियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की बात करें, इट थ्राइव्स इन लाइमस्टोन रिच सॉइल सपोर्टेड बाय नेचुरल ग्राउंड वाटर फ्लो, पॉसिबली ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग मियोसीन पीरियड और अलोंग एंशिएंट सरस्वती रिवर। ठीक है, तो खैर आपको इतना नहीं ध्यान देना है। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देख लीजिए, तो ये क्या करते हैं, ये जो इंग्लैंड मैंग्रोव इकोसिस्टम है ये हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं, घर प्रोवाइड करते हैं वाइल्ड लाइफ को, जैसे कि चिंकारा, वाइल्ड बोर, ब्लू बुल, इंडियन फॉक्स, जैकॉल, इंडियन हेयर एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा कि यूनिक फीचर क्या है गुनेरी विलेज का, तो ये इनलैंड मैंग्रोव इकोसिस्टम है। ठीक है, इनलैंड मैंग्रोव इकोसिस्टम है। चर्चा करते हैं अवार्ड्स एंड ऑनर्स की, तो साउथ अफ्रीका की रहने वाली शीगो गायले को 40वां मिस वर्ल्ड टाइटल से सम्मानित किया गया है। ठीक है, 40th मिसेज वर्ल्ड टाइटल का जो सम्मान प्राप्त हुआ है वो साउथ अफ्रीका की शीगो गायली को मिला है। ठीक है, शीगो गायली जो कि साउथ अफ्रीका से आती हैं, 33 वर्ष की हैं, इनको 40वां मिस वर्ल्ड टाइटल 2025 का मिला है, सम्मानित किया गया है 40वें मिस वर्ल्ड टाइटल से 2025 में। ठीक है, क्या नाम है इनका, शीगो गायली, कहाँ से आती हैं, साउथ अफ्रीका से आती हैं। कौन सा खिताब इन्होंने जीता है, तो मिस वर्ल्ड टाइटल का खिताब जीता है। कौन से नंबर का खिताब जीता है, तो ये 40वें नंबर का खिताब जीता है। ठीक है, देखिए इसी में आपको 4-5 डायमेंशन मिल गए। ठीक है, तो और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, शीगो गायले मेड हिस्ट्री एज फर्स्ट ब्लैक साउथ वुमेन अफ्रीकन वुमेन टू विन मिसेज वर्ल्ड टाइटल। तो ये पहली ऐसी ब्लैक वुमेन होंगी, ब्लैक साउथ अफ्रीकन वुमेन होंगी जो कि इस खिताब से सम्मानित की जाएंगी, इस सम्मान को प्राप्त करने वाली ये पहली ब्लैक साउथ अफ्रीकन वुमेन बनेंगी शीगो गायले। ठीक है, शीगो गायले। अब चर्चा कर लेते हैं कि टूर्नामेंट या ये जो भी वर्ल्ड टाइटल का ग्रैंड फिनाले कहाँ पे हुआ था, तो ये फिनाले हुआ था लास वेगस यूएसए में। गायले वॉज क्राउन्ड बाय विक्टोरिया हॉर्शकोवा, जो कि विनर रही हैं पिछले मिसेज वर्ल्ड टाइटल की 2024 में। ठीक है, रनर अप देख लेते हैं कौन रनर अप थे, तो फर्स्ट रनर अप थी इशादी अमेंडा श्रीलंका से, और सेकंड रनर अप रही हैं प्लॉय पैनपर्म थाईलैंड से। ठीक है, तो रनर अप्स को भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 डायमेंशन हमने क्या देखे, साउथ अफ्रीका की शीगो गायले 40वां मिस वर्ल्ड टाइटल जीती हैं, ये साउथ अफ्रीका के रहने वाली हैं, और ये पहली ब्लैक साउथ अफ्रीकन बनी है जिनको इस खिताब से सम्मानित किया गया है। ग्रैंड फिनाले कहाँ हुआ था, ग्रैंड फिनाले का आयोजन लास वेगस यूएसए में हुआ था। इनको किसने क्राउन किया है, तो इनको 2024 की विक्टोरिया हॉर्शकोवा जो कि विनर रही थी 2024 के मिसेज वर्ल्ड टाइटल की, उन्होंने ये सम्मान इनको शीगो गायले जी को दिया है। रनर अप की बात करें तो सेकंड नंबर पे रही हैं इशादी इमांडा जो कि श्रीलंका से आती हैं, और थर्ड नंबर पे रही हैं या सेकंड रनर अप जो रही हैं वो रही हैं प्लॉय पैनपर्म थाईलैंड से। ठीक है, तो ये बात हो गई 40th मिसेज वर्ल्ड टाइटल की। फिर चर्चा करते हैं नोएल टाटा की, तो नोएल टाटा जी को मिला है ऑनरी डॉक्टरेट का सम्मान यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स से। ठीक है, तो आपको याद रखना है यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स ने क्या किया है, सम्मानित किया है नोएल टाटा जी को ऑनरेट डॉक्टरेट से। ठीक है, तो आपसे डायरेक्टली यही पूछा जाएगा, या तो ये पूछा जाएगा कि किस यूनिवर्सिटी ने सम्मानित किया है, और या आपसे ये पूछा जाएगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स ने किसको सम्मानित किया है ऑनररी डॉक्टरेट डिग्री से। ठीक है, तो अवार्ड किसके द्वारा दिया गया है, यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स द्वारा दिया गया है। 30 जनवरी 2024 को ये अवार्ड से सम्मानित किया गया था नोएल टाटा जी को। दिस रिकॉग्नाइजेज नोएल टाटा's contributions to global business leadership, ethical business practices and corporate social responsibility। ठीक है, तो बस आपको ये याद रखना है कि नोएल टाटा जी को यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स की तरफ से ऑनरी डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है, और ये प्रेजेंट किया था प्रोफेसर शाशा रोजनेल ने, जो कि वाइस चांसलर और प्रेसिडेंट है यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स की। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा, और ये सम्मान इनको प्राप्त हुआ था मुंबई इंडिया में। ठीक है, भारत के वेस्टर्न घाट्स में डिस्कवर की गई हैं ग्रीन कार्डमम की 2 नई स्पीशीज, इलायची की 2 नई स्पीशीज डिस्कवर की गई हैं वेस्टर्न घाट्स में। ठीक है, क्या क्या स्पीशीज का नाम है, ग्रीन कार्डमम हरी इलायची का क्या क्या नाम है जिनको खोजा गया है वेस्टर्न घाट में, इलेटेरिया फैसीफेरा एंड इलेटेरिया
ट्यूलिफेरा, ठीक है। तो ये वेस्टर्न घाट्स ऑफ केरला में डिस्कवर की गई है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। वेस्टर्न घाट कहाँ कहाँ पे फैला है? वेस्टर्न घाट महाराष्ट्र में है, वेस्टर्न घाट गोवा में है, कर्नाटका में है, केरला में है, हल्का सा तमिलनाडु में है। तो आपको याद रखना है वेस्टर्न घाट के किस पार्ट में इन ग्रीन कार्डमम की स्पीशीज को डिस्कवर किया गया है। तो केरला वाले पार्ट में, वेस्टर्न घाट्स के केरला वाले पार्ट में क्या किया गया है, 2 नई स्पीशीज हरी इलायची की ढूंढी गई है, जिसका नाम है इलिटेरिया फैसीफेरा एंड इलिटेरिया ट्यूलिफेरा, ठीक है। डिस्कवरी जो की गई थी ये कुछ एक रिसर्च टीम थी जिसमें मेंबर्स थे इंडिया से, डेनमार्क से, कोलंबिया से, चेक रिपब्लिक से, सिंगापुर से, श्रीलंका से और यूनाइटेड किंगडम से, ठीक है। अब चर्चा करते हैं नई स्पीशीज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। तो ये एक हमने देखा इलिटेरिया फैसीफेरा है, जो कि पेरियार टाइगर रिजर्व के नजदीक पाई गई थी, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट केरला में। और दूसरी जो स्पीशीज है वो इलिटेरिया ट्यूलिफेरा है, जो कि अगस्तमलाई हिल्स में खोजी गई थी इन थिरुवनंतपुरम एंड मुन्नार इन इडुक्की डिस्ट्रिक्ट केरला, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है ग्रीन कार्डमम या हरी इलायची के बारे में। कार्डमम प्रोडक्शन की बात करें तो ग्वाटेमाला जो है सेंट्रल अमेरिका की कंट्री है, वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कार्डमम की, इलायची की, फॉलोड बाय इंडिया एंड तंजानिया, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे ग्वाटेमाला है ग्रीन कार्डमम के प्रोडक्शन में, सेकंड पे है इंडिया और थर्ड पे है तंजानिया। इंडिया में चर्चा करें तो इंडिया में मेनली कार्डमम कहाँ पे उगाई जाती है, ग्रो की जाती है, तो केरला में, कर्नाटका में और तमिलनाडु में, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। नई 2 हरी इलायची की स्पीशीज कहाँ डिस्कवर की गई हैं, तो ये वेस्टर्न घाट में डिस्कवर की गई हैं, वेस्टर्न घाट के केरला वाले पार्ट में डिस्कवर की गई हैं। 2 वैरायटीज कौन कौन सी हैं, इलिटेरिया फैसीफेरा है और इलिटेरिया ट्यूलिफेरा है, ठीक। फिर चर्चा करते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने डिस्कवर किया है फाइगोपैथोजेनिक फंगस, ठीक है, जिसका नाम है ईपोकम इंडिकम, ठीक है। तो नए फंगस का जो नाम है ये है ईपोकोकम इंडिकम, याद रखिएगा। ईपोकोकम इंडिकम क्या है, तो ये फंगस की वैरायटी है, ठीक है। फाइटोपैथोजेनिक फंगस है जिसको ढूंढा गया है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी द्वारा। कौन कौन रिसर्चर्स इनमें इन्वॉल्व रहे हैं, तो डॉक्टर राघवेंद्र सिंह और सौम्यदीप राजवर, ये 2 रिसर्चर्स रहे हैं जिन्होंने नया फाइटोपैथोजेनिक फंगस ढूंढा है, जिसका नाम है ईपोकोकम इंडिकम। ईपोकोकम इंडिकम कहाँ पे पाया जाता है, होस्ट प्लांट क्या है, तो होस्ट प्लांट इसका है वेटिवर, ठीक है, जो कि जिस नाम से जाना जाता है उसका नाम ये है क्रिस्पोगन जिजानडियोस, ठीक है, क्रिस्पोगन जिजानडियोस। बहुत ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, बस एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और वेटिवार किस लिए यूज होता है, जो होस्ट प्लांट है ये किस लिए है, ये मेडिसिनल और एनवायरमेंटल पर्पसेस के लिए यूज होता है, डिजीज मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज में काम आता है, ठीक है। और ये क्रिएट करता है कौन सी डिजीज, कॉज करता है लीफ स्पॉट डिजीज इन वेटिवार। जो ये नया ईपोकोकम इंडिकम है ये लीफ स्पॉट डिजीज कॉज करता है वेटिवार में, ठीक है। तो आपको याद रखना है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने फंगस ढूंढी है और ग्रीन कार्डमम की जो स्पीशीज मिली है वो वेस्टर्न घाट्स में मिली है। चर्चा करते हैं रैंकिंग्स की। तो फोर्ब्स ने निकाली है टॉप 5 मोस्ट पावरफुल कंट्रीज इन द वर्ल्ड 2025, ठीक है। तो याद रखना है आपको कि इंडिया इसमें स्थान नहीं बना पाया है, इंडिया तो टॉप 10 में भी नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत ही बायस्ड व्यू है क्योंकि इंडिया इतनी भी खराब कंट्री नहीं है कि टॉप 10 मोस्ट पावरफुल कंट्रीज में ना आए, ठीक है। तो खैर चलिए, ये तो तरीका ही है इन लोग का, हम लोग को क्या करना, हम लोग को बस ये देख लेना है कि फोर्ब्स की टॉप 5 मोस्ट पावरफुल कंट्रीज में कौन कौन आता है। तो पहले पे है यूएसए, जो कि 30 ट्रिलियन जीडीपी के साथ टॉप पे है, याद रखिएगा 30 ट्रिलियन जीडीपी के साथ टॉप पे है यूएसए। सेकंड पे है चाइना विद 19 ट्रिलियन जीडीपी, ठीक है, जिसकी जीडीपी 19 ट्रिलियन की है। फिर थर्ड पे है रशिया, फोर्थ पे है यूनाइटेड किंगडम और फिफ्थ पे है जर्मनी, ठीक है। इंडिया का जो स्थान है वो 12th है विद जीडीपी ऑफ 4 ट्रिलियन, ठीक है, जीडीपी ऑफ 4 ट्रिलियन 4.27 ट्रिलियन के साथ इंडिया जो है 12वें स्थान पे है। इंडिया के आगे बताइए यूएई है 11वें स्थान पे, यूएई है। बताइए ऐसी कोई रैंकिंग हुई है इंडिया में, इंडिया फोर्थ एयर पावर में 4th नंबर पे है। इंडिया की जो ग्लोबल जीडीपी रैंकिंग है वो 5th नंबर पे है। इंडिया मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, फिर भी इंडिया का टॉप 10 में नाम नहीं है टॉप, और हमसे आगे यूएई है, इजराइल है, पता नहीं कि क्या इनका रैंकिंग का क्या सिस्टम है, ठीक है। चलिए खैर ये तो अलग बात हो गई। तो आपको खैर ये याद रखना है इंडिया की रैंक है 12th विद जीडीपी ऑफ यूएसडी 4.27 ट्रिलियन, ठीक है। तो जो फोर्ब्स की रैंकिंग है उसमें इंडिया का स्थान 12वां है। पहले पे है यूएसए, सेकंड पे है चाइना, थर्ड पे है रशिया, फोर्थ पे है यूनाइटेड किंगडम, फिफ्थ पे है जर्मनी। इंडिया की ग्लोबल जीडीपी रैंकिंग की बात करें तो 5th ग्लोबल जीडीपी, हाईएस्ट ग्लोबल जीडीपी है इंडिया की, 5th हाईएस्ट ग्लोबल जीडीपी है, ठीक है, बिहाइंड यूएसए, चाइना, जर्मनी एंड जापान। 5th नंबर पे
जो है इंडिया है, और 6 नंबर पे है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब रैंकिंग मेथोडोलॉजी देख लेते हैं, किन किन बेस पे कंट्रीज को असेस किया गया है और फिर ये लिस्ट जारी की गई है। तो सबसे पहले 5 पैरामीटर्स कौन कौन से हैं? एक तो लीडर कैसा है, फिर इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस कितना है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कितना है, स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल अलायंसेस कितने हैं, और स्ट्रॉन्ग मिलिट्री कितनी है। ठीक है, तो ये 5 पैरामीटर्स यूज हुए थे, जिसके बाद ये फोर्ब्स ने लिस्ट जारी की है टॉप 5 मोस्ट पावरफुल कंट्रीज इन द वर्ल्ड की, जिसमें भारत का स्थान 12वां है। ठीक है, फोर्ब्स की बात करें तो फोर्ब्स की सीईओ है शेरी फिलिप्स, हेडक्वार्टर्स है न्यू जर्सी यूएसए, स्टैब्लिश किया गया था 1917 में। नेक्स्ट रैंकिंग की बात करें तो इंडिया ने टॉप किया है ग्लोबल लिस्ट इन पैसेंजर लोड ऑन डोमेस्टिक फ्लाइट्स। ठीक है, तो पैसेंजर लोड डोमेस्टिक फ्लाइट्स में इंडिया देखिए टॉप पे रही है। ये IATA की रिपोर्ट है, इंडियन एविएशन ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की ये रिपोर्ट है। ठीक है, इंटरनेशनल एविएशन ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की ये रिपोर्ट है, जिसमें इंडिया ने टॉप किया है ग्लोबल लिस्ट में इन पैसेंजर लोड्स ऑन डोमेस्टिक फ्लाइट्स। डोमेस्टिक फ्लाइट्स कौन सी हैं? जो भारत के अंदर ही होती है, एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए, उसमें जो है इंडिया ने टॉप किया है विद पैसेंजर लोड। ठीक है, तो पैसेंजर लोड फैक्टर कितना है इंडिया का? 86.4% इन 2024। हालांकि ये डाउन हुआ है, फिर भी ये डोमेस्टिक मार्केट में सबसे हाईएस्ट है। ठीक है, डाउन बाय 0.6%। तो आपको याद रखना है 86.4% के साथ इंडिया जो है टॉप किया है ग्लोबल लिस्ट इन पैसेंजर लोड्स ऑन डोमेस्टिक फ्लाइट्स। इंडिया ने सरपास किया है यूएसए को, जिसका पैसेंजर लोड फैक्टर परसेंटेज है 84.1, और चाइना है 3rd नंबर पे विद द परसेंटेज ऑफ 83.2 ऑफ पैसेंजर लोड फैक्टर। पैसेंजर नंबर्स इन इंडिया, तो 163 मिलियन पैसेंजर्स ने बोर्ड किया था डोमेस्टिक फ्लाइट्स इन 2024। तो टॉप 3 कंट्रीज हमने देखा कौन कौन सी हैं। इंडिया 86.4% के साथ टॉप पे है, सेकंड पे यूएसए विद 84.1%, फिर चाइना पे है, चाइना है 3rd नंबर पे 83.2। ठीक है, रीजनल शेयर की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो रीजनल शेयर है पैसेंजर लोड का डोमेस्टिक फ्लाइट्स में, वो है एशिया पैसिफिक का 33%, यूरोप में 26%, नॉर्थ अमेरिका 22%, मिडिल ईस्ट 9%, लैटिन अमेरिका 5.3% और अफ्रीका 2.2%। इंटरनेशनल एविएशन ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की बात करें तो इसके डायरेक्टर जनरल और सीईओ हैं विलियम मैथ्यू वॉल्श। इसका हेडक्वार्टर्स है मॉन्ट्रियल कनाडा, स्टैब्लिश किया गया था 1945 में। स्पोर्ट्स की चर्चा कर लेते हैं, तो इंडिया ने जीता है अंडर 19 विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2025। ठीक है, तो ये इसका आयोजन कब हुआ था? 2 फरवरी 2025 को फाइनल आयोजित किया गया था मलेशिया में, जिसमें इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हरा के ये खिताब जीता है। ठीक है, तो याद रखना है आपको, इंडिया ने ICC अंडर 19, याद रखिएगा कौन सी कैटेगरी का? अंडर 19 कैटेगरी का विमेंस T20 वर्ल्ड कप। ठीक है, अंडर 19 की कैटेगरी और कौन सा फॉर्मेट? T20 फॉर्मेट का वर्ल्ड कप जीत लिया है। कौन कौन टीम्स इन्वॉल्व थी फाइनल्स में? तो इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। कहाँ पे आयोजित किया गया था? कुआलालंपुर मलेशिया में इसका आयोजन किया गया था। इंडिया ने ये जीत हासिल की थी 9 विकेट से। ठीक है, 9 विकेट से हरा के साउथ अफ्रीका को इंडिया ने अंडर 19 की कैटेगरी में T20 फॉर्मेट का वर्ल्ड कप जीत लिया है। ठीक है, कैप्टन इंडिया की कौन थी? निकी प्रसाद कैप्टन थी इंडिया की। साउथ अफ्रीका की कैप्टन थी कायला रेनेक। साउथ अफ्रीका का स्कोर था 82 रन 20 ओवर में, और इंडिया ने 1 विकेट खोकर 84 रन बना लिए थे 11 ओवर में। प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज रही हैं गोनगाडी त्रिशा, जो कि तेलंगाना से आती हैं। याद रखिएगा गोनगाडी त्रिशा। टूर्नामेंट की चर्चा करें तो T20 वर्ल्ड कप अंडर 19 शुरू किया गया था 2023 में। ठीक है, तो और इसका तीसरा एडिशन जो है 2027 में खेला जाएगा, जो कि बांग्लादेश और नेपाल मिलके होस्ट करेगा। पहले एडिशन का जो विनर रहा था वो भी इंडिया रहा था, सेकंड एडिशन का जो विनर रहा है वो भी इंडिया रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही बेहतरीन बात है इंडिया के लिए। नेक्स्ट चर्चा करते हैं टाटा स्टील मास्टर्स 2025 चेस टूर्नामेंट की। तो ये जो चेस टूर्नामेंट है ये इसका आयोजन किया गया था नीदरलैंड्स में। इसमें विनर के रूप में सामने आए हैं आर प्रगनंदा जी, जिन्होंने डी गुकेश को हरा के ये खिताब जीता है। तो आपको याद रखना है टाटा स्टील मास्टर्स में आर प्रगनंदा ने डी गुकेश को हरा के ये खिताब जीता है, और इस खिताब का आयोजन किया गया था नीदरलैंड्स में। ठीक है, और ये प्रगनंदा का पहला टाटा स्टील मास्टर्स टाइटल है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। चर्चा करते हैं सिमोना हेलेप की। तो सिमोना हेलेप जो है रोमेनियन टेनिस प्लेयर है, जिन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है एट द एज ऑफ 33। तो आपको याद रखना है सिमोना हेलेप किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है? तो ये टेनिस से एसोसिएटेड है। ठीक है, याद रखना है टेनिस से एसोसिएटेड है। कहाँ की प्लेयर है? रोमेनिया की प्लेयर है। इन्होंने ढेरों खिताब जीते हैं। ये फॉर्मर वर्ल्ड नंबर 1 रही हैं, 2 ग्रैंड स्लैम सिंगल टाइटल्स जीते हैं, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, और साथ ही साथ रनर अप रही थी फ्रेंच ओपन 2017 में।